तो हेलो मेरे विद्यार्थियों, मेरे बालकों, सभी को राम राम नमस्ते। और गर्मी बहुत है भाई। आज तो वाकई में ही मई का महीना है और मेरे ख्याल से आज तो 28 तारीख हो गई, 29 हो गई यार। बड़ी गर्मी है, तो इसलिए थोड़ा सा गर्मी से बचाव के तहत ये देखो, ये पानी वानी कुछ नहीं है, सब पसीना ही है। एनीवे, तो आज की बात हम करेंगे यार पुली मास सिस्टम। देखो बेटा, इस वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखना और बड़े तरीके से देखना। इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत मजे आने वाले हैं और जो सीखोगे ना, बहुत ट्रिक्स के साथ सीखोगे। थंबनेल में समझ गए होगे, हैक्स, ट्रिक्स एंड शॉर्ट मेथड। बिल्कुल आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें कि जहां से आपको पुली मास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बात को समझना ये क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक पुली मास सिस्टम लेते हैं इस प्रकार से। ये एक पुली हो गई और इसके ऊपर ये एक मास लगा लिया हमने। ये एक बड़ा डब्बा है, इसको कैपिटल एम लिख लिया। यहां पर ये इसके ऊपर ये हमने एक छोटा लगा लिया, ये स्मॉल एम है। अब देखो, ये पुली हो गई। तो अगर ये पुली है तो अब आप समझो कि इस पुली में फ्रिक्शन नहीं है। रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। रस्सी जो है वो मासलेस है। अब देखो, रस्सी का नेचर क्या होता है, सिर्फ खींचने का। तो रस्सी सिर्फ खींचेगी, तो इसमें यहां पर टेंशन ऐसे आएगी, ठीक है, क्योंकि ये इधर जो रस्सी का हिस्सा है ना, ये इसको ऊपर खींचेगा, इस मास को। इसी प्रकार से ये वाला रस्सी का हिस्सा इस मास को खींचेगा ऊपर, ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गई टेंशन की डायरेक्शन। अब इसका जो वेट है ना, mg, वो भी नीचे ही लगेगा, क्योंकि वेट तो हमेशा ही नीचे लगता है। इसका भी वेट नीचे लगेगा। अब हमें पता है कि यार ये जो ज्यादा मास है, ये छोटे वाले को अपनी तरफ खींच लाएगा। एक्सेलरेशन इसकी इधर होगी, नीचे की तरफ। तो इधर हो गई इसकी एक्सेलरेशन और ये वाला जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसकी हो गई एक्सेलरेशन ऊपर। अब देखो, इसमें एक इक्वेशन इसके लिए बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन इसके लिए बनाएंगे, और न्यूटन का सेकंड लॉ का हेल्प हम लेंगे यहां पर। तो सेकंड लॉ हम लोग यूज करेंगे, सेकंड लॉ को हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग सेकंड लॉ को यूज कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि भाई 4 किसके लिए, बड़े वाले मास के लिए, कैपिटल एम के लिए। तो इसकी एक्सेलरेशन ma इधर लिख दो। अब देखो, ट्रिक क्या है, तरीका यह है कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे है, वेट भी नीचे है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव। तो ये हो गया mg। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, टेंशन, तो ये हो गया नेगेटिव। बस आपको पता है, वैसे भी फिजिक्स में जो अपोजिट होता है वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। ये इक्वेशन को हमने फर्स्ट रख लिया। सिमिलरली अब स्मॉल m के लिए अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ma। यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या है, देखो इधर ध्यान से, टेंशन है। टेंशन है ना, तो टेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वेट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन की, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब ये हो गई इक्वेशन सेकंड। हमें जब भी पुली और मास की प्रॉब्लम करनी हो ना, तो हमसे दो ही बात पूछी जाएंगी, एक तो एक्सेलरेशन कितना है और दूसरा हमसे पूछा जाएगा टेंशन कितना है। दो ही बात पूछी जाएगी। अब जब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो टेंशन को खत्म करना पड़ेगा। टेंशन को खत्म करेंगे कैसे, इक्वेशन को ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड ऑन कर दो, तो mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg इज इक्वल टू ma प्लस स्मॉल ma। तो t से t कैंसिल, तो ये हो गया m माइनस m इंटू जी बराबर m प्लस m a। क्लियर। तो यहां से एक्सेलरेशन हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, m माइनस एम जी डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखो, कहीं पर भी आपके सामने आ जाए क्वेश्चन m माइनस, मतलब डिफरेंस ऑफ मास इनटू जी, यानी कि ये तो क्या हो गया, वेट। ये क्या हो गया, वेट, और ये क्या हो गया, टोटल मास। तो आप लोग हमेशा, इसमें ट्रिक है, कॉपी में लिखो, अभी बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन होगी पुली मास सिस्टम में वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास।
वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। और वेट कैसे आएगा? डिफरेंस इन मास, ज्यादा में से कम मास को माइनस कर दोगे और जी की वैल्यू तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी वेट के लिए, और यहां पर आ जाएगा टोटल मास। ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे को टेंशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? देखो, टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, और वो तरीका क्या होगा? देखो, तरीका ये होगा कि हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है ना, इन दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं। सो जैसे ही हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, mg माइनस टी बराबर ma डिवाइडेड बाय दिस सेकेंड इक्वेशन t माइनस mg, तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, ये हो गया mg। कैसे हो गया? देखो, a से a कट गया, ये m इधर आके मल्टीप्लाई हुआ पूरे के साथ, तो कैपिटल M स्मॉल mg माइनस m इंटू टी, माइनस m इंटू टी बराबर, अब इसको कर लो, ये हो गया कैपिटल M इंटू टी प्लस mg, ठीक है। अब इनको रीअरेंज कर लो तो ये हो जाएगा 2m स्मॉल mg। कैसे हो गया? देखो, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन होगी, यहां पर ये नेगेटिव साइन था, ठीक है, तो यहां पर जब इसको लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा mmg और माइनस mmg, ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2mmg, और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो m प्लस m, ये t हो जाएगा। सो टेंशन का फॉर्मूला हो गया 2mmg डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो दैट इज हाउ टेंशन इज कैलकुलेटेड। तो टेंशन इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से एनालिसिस करो, ठीक है। अब आप लोग इसमें एनालिसिस करोगे कि सर इसमें तो 2mmg है डिवाइडेड बाय 2 टोटल m। देखो, दोनों फॉर्मूले को अब हम लोग जो है ना देखते हैं। यहां पर क्या है? टोटल मास। यहां पर क्या है? टोटल मास। तो चाहे टेंशन निकालो और चाहे एक्सेलरेशन निकालो, डिनोमिनेटर में तो टोटल मास ही आएगा। क्लियर? फिर यहां पर g है, यहां पर भी g है, दोनों जगह g आएगा। यहां क्या है? डिफरेंस इन मास। यहां क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास, ट्वाइस करके। 2 हमारा इसमें मैथमेटिकल फैक्टर है जो कि यहां पर इन दोनों को ऐड करने से आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लिखो इस डेरिवेशन को, ठीक है, कंप्लीट है ये एक फॉर्मूला। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर ये मास 12 किलोग्राम का है और ये मास 8 किलोग्राम का है, दिस स्मॉल मास इज ऑफ 8 किलोग्राम, दिस इज ऑफ 8, ठीक है, और ये जो कैपिटल M है ये है 12, ठीक है। तो अब क्या होगा? आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12 माइनस 8 इंटू 10, 10 है जी की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी, और जो टेंशन आएगी वो होगी 2mmg। सो 2, 12, 8, 10 सबको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 8 20। तो ये तो इससे कट ही गया, तो ये आ गया 96 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब पुली के ऊपर से, बात को समझना, इस एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब बड़ा डेप्थ है। क्या है कि जब ये एक्सेलरेशन, जब ये पुली के ऊपर से ये मास इस तरीके से आएंगे तो क्या होगा कि ये जो मास है अपने मोशन की वजह से इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स डालेंगे, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स होगी ना, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रही है और उसी की वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है। मेरी बात को समझना। सो दिस टेंशन इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अगर मान लीजिए
कि अगर हम ये कह दें कि भैया स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है, अगर आपने 12 kg मास यहाँ पर लटका दिया तो जी की वैल्यू यहाँ तो कितना हो गया, 12 इंटू 10 120। सो यहाँ तो हो गया 120 न्यूटन और यहाँ कितना हो गया 80 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तो है 80, यहाँ है 20, तो यहाँ से कितना है, लेकिन जब एक्सेलरेट करेगा ना तो 120 आएगा ना 80 आएगा, वैल्यू आएगी 96। तो यही हमारे को इसमें कैलकुलेशन करनी होती है और इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुली मास सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं पुली मास के ही कॉन्सेप्ट को लेकर, और इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है वो देखिए। अब अगर मान लीजिए कि देखो कोई भी सिस्टम किसी भी वे में हो, बस आपको एक बात याद रखनी है कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है कोई भी, यहां पर इस सरफेस के ऊपर ये एक बॉडी है, दीवार कह लीजिए इसको, और इससे एक हुक है और यहां पर लगी हुई है एक पुली। ठीक है, ये पुली लगी हुई है। ठीक, तो अब ये जो हुक है ये ऐसे है, यहां से एक रस्सी को हमने बांधा और हम इसके ऊपर से यूं लेके गए इस तरफ, इस पुली के बीच में से यहां से एक रस्सी और ली और हमने एक ब्लॉक बांध दिया ऐसे। ठीक है, यहां हमने लगाई फोर्स एफ लगाई। क्वेश्चन को फिर से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार आता है ये क्वेश्चन। तो ये है ब्लॉक, ये है पुली। ठीक है, इस पुली के ऊपर से, ये पुली है, इसके ऊपर से हम लोग एक रस्सी लेके आए हैं ऐसे, इस रस्सी को हमने यहां पर हुक पर ऐसे बांध दिया है। ठीक है, अब और इस पुली के सेंटर से एक रस्सी ली, यहां पर एक ब्लॉक बांध दिया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का अरेंजमेंट कि क्या कर रखा है हमने। अब इसकी हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। जो ब्लॉक है इसका मास है 100 किलोग्राम, सो मास इज 100 kg। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। What is the horizontal force should be applied to produce in block an acceleration of 10 centimeter per second square? इसमें हमारे को एक्सेलरेशन चाहिए 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वी नीड दिस एक्सेलरेशन, हमें कितनी एक्सेलरेशन चाहिए, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हाउ मच फोर्स वी नीड टू अप्लाई, यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इस फोर्स की वजह से जब हम लोग इसको ऐसे खींचेंगे तो इस रस्सी में एक टेंशन क्रिएट होगी। वो टेंशन इस प्रकार से होगी, यानी कि ये जो रस्सी है ये इस ब्लॉक को भी खींचेगी और यही रस्सी इस पुली को भी खींचेगी, तो टेंशन की डायरेक्शन दोनों तरफ आएगी। ये जो टेंशन है ना, इसका मैग्नीट्यूड इस फोर्स से डबल होगा। सो दिस इज इक्वल टू 2F। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो यही है, यानी कि जो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इस टेंशन के हाफ लगानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि कितनी फोर्स लगाएंगे, तो हमें पता है कि टेंशन का हाफ लगाना पड़ेगा। अब टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा ma/2। ठीक है, ma/2 हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू ma/2 हो गई तो मास है मेरा 100, एक्सेलरेशन है मेरी 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने कर दिया हाफ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, सो 5 न्यूटन।
तो हमें सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा यहां पर। तो बेसिकली जब हम लोग ऐसी पुली लगाते हैं ना, ये पुली जब जब भी हम लोग कोई भी वजन अगर उठाना चाहते हैं और पुली का अरेंजमेंट इस तरीके से और पुली के बीच में से कुछ भी लगा रखा है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो अपने कि यही की प्रॉब्लम है जो पुली मास सिस्टम में बहुत क्वेश्चंस गलत करवाती है कि इस रस्सी में या इस ब्लॉक में कहीं भी कुछ भी हो, इस वाली वैल्यू के हाफ क्रिएशन होगी, सब कुछ हाफ होगा। ये याद रखना, यहां जो फोर्स होगी ना, इसकी जो टेंशन होगी वो इसके जो टेंशन होगी वो फोर्स के डबल होगी, कहने का मतलब, और जो फोर्स है वो टेंशन के हाफ होगी। अगर आपको ये वाली भाषा समझ आती है तो भी ठीक है, और ये वाली भाषा है तो भी ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये ही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं इसी के बेसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। बेटा हर क्वेश्चन का मैंने बोला था कि शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊंगा कि मैं इस क्वेश्चन के पूरे मैकेनिक्स पे नहीं गया कि इसमें डबल क्या हुआ, किस तरीके से आया, वो डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन होता है लंबा चौड़ा सा, हमें उसमें नहीं घुसने की जरूरत है। हमें बस इतना याद रखना है कि इस रस्सी में जो भी टेंशन आएगी, यहां जो भी फोर्स होगी, उसके ये वाली वैल्यू डबल ही होगी। दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मान लीजिए इसकी एक्सेलरेशन भी आएगी ना, एक्सेलरेशन भी आएगी, तो वो भी मैं आपको बताता हूं अगले क्वेश्चन में कि किस तरीके से होगी, ठीक है। वही हाफ और डबल का कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो एकदम क्लैरिटी के साथ कि सर हाँ यही होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये एक टेबल है ऐसे, इस टेबल के ऊपर यहां पर ये एक ब्लॉक है, ये टेबल हो गई, क्लियर। इंटरेस्टिंग वे से यहां से हमने एक रस्सी ऐसे ली और ये हमने ऐसे ली, ठीक है, ये रस्सी ऐसे गई है। अब इस पूरे के रास्ते में हमने क्या करा, यहां पर एक पुली लगा रखी है, यहां पर ये एक पुली लग गई, तो इस पुली के ऊपर से ये रस्सी ऐसे आई हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा यार मज़ा नहीं आया डायग्राम में, ठीक है, हटाओ, डायग्राम ही पसंद मुझे ही नहीं आया तो तुम्हें कहाँ से पसंद आएगा। ऐसे होगा, ये टेबल है, यहाँ पर बना लेते हैं पहले एक पुली इस प्रकार से, और इस पुली से एक स्ट्रिंग ऐसे है, ये ऐसे आ गई, ये स्ट्रिंग यहाँ पर इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास हमें m1 दे रखा है, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, ये m1 है, तो इस रस्सी में अब ये वाली जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, इस ब्लॉक को खींचेगी किस तरफ, उस तरफ, इस तरफ, यानी कि टेंशन की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब इस रस्सी को यहां से ले आ और यहां से लेकर के इसके ऊपर यहां पर हमने रख दिया एक, यहां पर हमने ये एक और पुली लगा ली, ठीक है, और ये रस्सी इसके ऊपर से यहां आ गई, ठीक है, यहां समझना इसको, ये यहां आ गई, क्लियर। अब यहां से हमारे को इसको कंसीडर करना है और हमने इसको समझना है, क्लियर। तो ये पुली है और इसके हमने यहां पर इस हुक के साथ इसको बांधा हुआ है ऐसे करके, ये यहां पर इसके साथ है, ये हुक है, फिक्स्ड है, और ये जो पुली है ना, इस पुली के यहां से सेंटर से ये एक मास लिया ऐसा करके, ठीक है, और यहाँ से एक रस्सी आई, इस रस्सी को फिर से एक हुक लगाया और यहाँ पर हमने एक मास m2 लटका दिया। आप देखोगे कि अक्सर किताबों में ये प्रॉब्लम है ही है, ठीक है, और यहाँ मास है तो इसमें टेंशन है T2।
अब देखो इस रस्सी में तो टेंशन T1 ही रहेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक रस्सी में अगर वो यहां से चल के ऐसे गई है इधर, तो इस पूरी रस्सी में एक ही वैल्यू की टेंशन होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वन क्या होगा? कॉन्सेप्ट वन क्या होगा? इस वाली रस्सी में एक ही टेंशन होगी। सो T1 इज इन स्ट्रिंग कनेक्टेड टू M1। M1 के साथ जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 है। यहां से ये देखो ये ऐसे आ गई, ओके। और T2 जो है, T2 इन स्ट्रिंग कनेक्टेड टू M2, वो M2 के साथ कनेक्टेड है। अब नियम क्या है? देखो T2 कितना होगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। T2 की वैल्यू क्या होगी बोलो, अपने आप से दिमाग लगाओ। T2 ये जो इधर वाली जो यहां पर है बीच में, T2 की वैल्यू इस T1 के हमेशा डबल होगी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और तीसरा क्या है कि T2 जो है वो ट्वाइस ऑफ T1 होगा, ठीक है, क्लियर। और T1 क्या होगा? T1 होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 किसको खींच रहा है? M1 को। किसके साथ? A एक्सेलरेशन के। तो T1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी न्यूटन का सेकंड लॉ लगाने के बाद? M1A। तो ये तो हो गए इसके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भैया M1 की एक्सेलरेशन और M2 की एक्सेलरेशन ये बताओ कितनी है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। M1 और M2 का एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है और वही हमें बताना है। चलो M1 का तो एक्सेलरेशन आ ही जाएगा, तो और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखो बेटा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको M2 के लिए, ठीक है। नाउ सेकंड लॉ किसके लिए? M2 के लिए। तो M2 इंटू M2, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? हाफ होगी। क्या बताया था मैंने? कितनी होगी इसकी एक्सेलरेशन? हाफ होगी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू A/2। ये तो हो गया। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या है बोलो? वेट, क्योंकि इसका वेट किधर है? M2G, डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा M2G माइनस T2, ये हो गया। अब T2 की वैल्यू वहां से देखो कितनी है? ट्वाइस ऑफ T1। तो ये हो गया M2G माइनस ट्वाइस ऑफ T1, M2A/2। T1 की वैल्यू M1A, M2G माइनस ट्वाइस ऑफ M1A इज इक्वल टू M2A/2। अब इस 2 को खत्म करना है, मैथमेटिकल प्रोसेस आ जाएगा। सो 2M2G माइनस 4M1A इज इक्वल टू M2A, ठीक है। तो 2M2G इज इक्वल टू 4M1 प्लस M2 इंटू A। सो वी गेट कि जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 2M2G डिवाइडेड बाय 4M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन आ गई किसकी? ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ M2। ये M2 की एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। कितनी हो गई? 2M2G अपॉन 4M1 प्लस M2G, ठीक है। अरे यार ये एक्सेलरेशन, सॉरी। सो दिस इज फॉर M1। उल्टा बोल गया मैं बच्चों, ये वाली वैल्यू है एक्सेलरेशन किसकी? M1 की, ओके। तो M1 की एक्सेलरेशन आ गई 2M2G अपॉन 4M1 प्लस M2। अब M2 की एक्सेलरेशन क्या होगी? A/2। तो 4M2, M2 की एक्सेलरेशन हो जाएगी
a/2 ऑफ m1, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा, 4m2g अपॉन 4m1 प्लस m2। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इसको अगर हम लोग पूरे को 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और वैल्यू जो है इसको क्या कर दिया यार मैंने, 2m2g, और इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर इंटू 1/2 करेंगे, सो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, सो दैट इज इक्वल टू m2g अपॉन 4m1 प्लस m2। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी a/2। ठीक है, किसके लिए, सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ m2, ये आ गया m2 का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करो। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि ये हमारे पास एक पुली मास सिस्टम था, इसमें ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पर एक मास m1 है, इसको हमने एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट करा, ये रस्सी ऐसे गई, यहाँ पर एक हुक से हमने इसको बांध दिया। ठीक है, अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि जब अगर ये डब्बा इधर खींच के आएगा तो ये रस्सी थोड़ी सी ढीली पड़ेगी, जब ये रस्सी ढीली पड़ेगी तो ये पुली नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो इसकी भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है। ओके, तो इस पुली के सेंटर से हमने एक स्ट्रिंग ली, एक रस्सी ली, उस रस्सी से हमने एक m2 मास को बांध दिया, उसका वेट हो जाएगा m2g। हमसे पूछा गया है कि यार m2 का एक्सेलरेशन बताओ और m1 का, क्योंकि m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो m1 से हाफ होगा, तो m1 का निकाल लेते हैं, m2 का अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि T1 जो है वो स्ट्रिंग कनेक्टेड है M1 के साथ, T2 जो है वो M2 के साथ कनेक्टेड है, T2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ T1 एंड T1 की वैल्यू है M1A। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ T1 इज M1A, और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ T1। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर अगर देखेंगे तो यहां से हमारे को क्या चाहिए, हम M2 के लिए इक्वेशन को यूज करेंगे, m2g माइनस T2 बराबर m2a। ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से ये इक्वेशन कैसे बनी फिर से एक बार समझ लीजिए, F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला लगेगा, तो m की जगह आ गया m2, एक्सेलरेशन है a/2, और ये हो गया m2g माइनस T2। ठीक है, तो यहां से m2g माइनस ट्वाइस ऑफ T1, क्योंकि T2 की वैल्यू है T1 के इक्वल, और ये हो गया m2a/2। क्लियर, बस T1 की वैल्यू को पुट करना है, इक्वेशन को रीअरेंज करना है, सब वैल्यू को सिस्टमैटिक वे से लाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी, फिर इसका हाफ कर देंगे तो m2 के लिए आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, एक क्वेश्चन था कि किसकी क्या एक्सेलरेशन होगी। अब जरूरी नहीं है कि जब आपका पेपर में क्वेश्चन आए तो वो दोनों एक्सेलरेशन पूछे, वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे m2 का एक्सेलरेशन पूछ ले, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे m1 का एक्सेलरेशन पूछ ले, और क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए वो हो सकता है सिर्फ आपसे T2 की वैल्यू भी पूछ ले 1 मार्क में। 1 मार्क में ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच टेंशन इन दिस वैल्यू, तो T2 की वैल्यू आपसे पूछ लेगा तो वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन जो है मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, एकदम मजेदार तरीके से है किसके यही थे, और मैंने आपको बताया कि इसके किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मजेदार है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगला पार्ट हम लोग करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, देखो बेटा आप लोग हो क्लास 11th में, यार बताऊं 11th क्लास में कभी भी आप लोग जब आए हो तो 10th क्लास से पास करके आए हो बेटा।
10th का जो साइंस था ना वो बहुत इजी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसमें कोई बहुत ज्यादा सी दिक्कत परेशानी वाली बात थी नहीं। गर्मी बहुत है यार, गला सूख रहा है बच्चों यार, पसीने भी आ रहे हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत तो देखो बनती है ना। तो यार जब इतनी मेहनत अगर हो रही है, इतनी गर्मी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो आप लोगों का भी एक ही तो काम बनता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कहीं दिक्कत है तो कमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और फिर उसके बाद में देखो, फिजिक्स को जो है ना आप लोग याद करने में और समझने में अंतर होता है, और उस अंतर को आप समझना। याद करना तो हो गया, आपको फोन नंबर याद है, आपको घर का एड्रेस याद है, दैट इज मेमोराइजेशन। बट लर्निंग का मतलब होता है कि आपने सीखा है, ठीक है। तो सीखने में आपको उसके लॉजिक पता होंगे, लर्निंग में आपको उसके लॉजिक पता नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा न्यूटन सेकंड लो, तो आपने बता दिया F=ma। अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि आप मोमेंटम को भी जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी जानते हो, और एक्सटर्नल फोर्स को भी जानते हो। ये होती है अंडरस्टैंडिंग। तो जो फिजिक्स में एक लॉ है, एक स्टेटमेंट है ना, उसका प्रॉपर एक मीनिंग होता है। उस बात को समझिए आप, उसको अपने दिमाग में बैठाइए। और देखो, वीडियो को देखने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? समझे क्या? हाथ में पेन, नोटबुक, जो देखा उसको लिखा। अब समझे ना? हाँ, इस तरीके से जो है हम लोग इसको डिस्कशन में रखेंगे और यहां पर हम लोग इसको डिलीवर करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेके आता हूं, बड़ा ही इजी, पुली मास का ही है। यहां पर ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये एक मास है, यहां से ये स्ट्रिंग आई, इस स्ट्रिंग के ऊपर से ये है, और ये पुली हमने यहां पर ऐसे कर दी। इस से यहां पर एक मास अटैच है, दो मास हो गए हैं, ठीक है। एक है मास m1 और एक है मास m2, ठीक है। तो मास m1 और m2 की वैल्यू हमने देखनी है, क्या होंगी देखते हैं। देखो, ये है मास m1, सो दैट इज m1। अब यहां पर अगर m1 है तो इसका वेट आ जाएगा नीचे m1g, यहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन। अब देखो, पूरी रस्सी में एक ही टेंशन होगा, रस्सी में कभी भी टेंशन अलग अलग नहीं होंगे यहां पर जनरलाइज्ड वे में। तो यहां पर ये रस्सी इसको इधर खींचेगी और ये रस्सी इसको इधर खींचेगी, ठीक है। खींच रही है क्योंकि रस्सी का काम है खींचना। और अगर मैं देखूं तो ये है m2, ठीक है। और क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक्सेलरेशन इधर है, ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन इधर ही होगा। क्यों होगा, बात को समझना। देखो, जब ये डब्बा जब नीचे आएगा तो यार इसको तो इधर खींचेगा ना, तो ये वाला तो इधर एक्सेलरेट करेगा, ये इधर एक्सेलरेशन में है, ये नीचे की तरफ है। क्लियर? तो अब हमारे पास रिएक्शन है m1g, m2g, और ये हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये कहता है कि जो मास m1 है वो 10 किलोग्राम का है, m1 की वैल्यू है 10 kg। चलिएगा, फिर ये बोलता है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है, m2 है 5 kg, सो m2 की वैल्यू है 5 kg। ओके, what acceleration will be produced in the body when the nail fixed in the remove। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि यहां पर एक स्टॉपर लगा हुआ था ऐसे करके, ठीक है, एक कील ठोक रखी थी हमने इसको रोकने के लिए, और जैसे ही हमने वो कील निकाली तो ये इधर भागा और ये नीचे की तरफ भागा। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडीज एंड व्हेन द बॉडी स्टॉप। तो स्टॉप के टाइम पर क्या होगा और क्या होगा इसमें। देखो बच्चों, टेंशन तो यार सीधी सी बात है, m1a से निकाल लो, तो टेंशन हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी m1a, ठीक है। अब सवाल है कि एक्सेलरेशन क्या है। ये तो है जब ये मोशन में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप सोच के बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी मैंने क्या बोला था, वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर है? तो वेट किसका आएगा, इसका, m2g। तो ये तो हो गया m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास
m1 प्लस m2, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो अब इसको डाल देते हैं, तो टेंशन की वैल्यू हो गई m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। बस अब आप इस वैल्यू को डाल लो, आंसर आ जाएगा भाई। कितना है, एक है 10, एक है 5, और 10 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15। चलो 5 से ले गए 3 पे, तो 200/3। क्लियर? तो ये तो आ गया, 5 3 15, 10 250, नहीं ये तो 100 आएगा ना, 100, सो दैट इज 100। सो 3 3 is 9 एंड 1 3 3 is 9 1, तो 3.3 न्यूटन इसका टेंशन आ जाएगा। 33.3 न्यूटन टेंशन आएगा जब ये इसको खींच रहा होगा। अगर मान लीजिए जब ये रुका हुआ है, जब यहां पर कील ठोक रखी है हमने, द नेल इज देयर, नेल क्या होती है, कील। जब हमने कील यहां पर ठोक रखी है, अब सवाल ये आता है कि भाई बताओ अब रस्सी में टेंशन है। तो भाई अब तो जब ये डब्बा नहीं खिसक रहा, M1 वाला नहीं खिसक रहा, तो इसमें टोटल जो रस्सी में खिंचाव है, टेंशन, वो कितनी है, सिर्फ उतनी जितना M2 का वेट है। क्योंकि अगर आप M2 को हटा दोगे, मान लीजिए आपने इस डब्बे को हटा दिया यहां से, तो अब इस रस्सी में कोई खिंचाव रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो लॉजिकल बात है कि इस रस्सी में जितनी भी टेंशन है वो सिर्फ इसकी वजह से है। तो जब अगर ये नेल नहीं खिंच रहे, जब नेल यहां होगी, यानी कि मोशन नहीं होगा, इफ मोशन इज जीरो, अगर जीरो मोशन है तो उसके केस में टेंशन हो जाएगी M2G। M2 है 5 और 10, यानी कि 50 न्यूटन। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 50 न्यूटन आ गया हमारे पास, क्योंकि मैंने G की वैल्यू को 10 ले लिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखो कि जब ये खिसक रहा है तो रस्सी में टेंशन कम हो रहा है, और जब ये रुका हुआ है तो रस्सी में टेंशन ज्यादा है। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे पुली मास सिस्टम के। इसमें मैंने न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करे, और इसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे कि किस तरीके से पुली और मास सिस्टम के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं। और बाकी के भी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेके आऊँगा मैं, पुली मास के ही कुछ ब्लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम के, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे यार। कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो, एंजॉय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।